11 सितंबर को यूएस पे अटैक होता है और यूएस एजेंसी तुरंत एक्टिव हो जाती है। यूएस ने राइट अवे तालिबान से बात की और जब बात नहीं बनती है तो उसके नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी नेटो एलाइज के साथ मिलकर यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। शुरू में यूएस ने तालिबान और अलकायदा के मेजर इलाकों में सिर्फ एयर स्ट्राइक करी, जमीन पे अपने सोल्जर्स नहीं उतारे थे और उनके सप्लाईज वगैरह सब बंद कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसके कुछ दिन बाद एयर स्ट्राइक बंद होती है और यूएस और उसके साथी देश की स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजी जाती हैं, जिसमें यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स और ब्रिटिश की एसएस थी। 7 अक्टूबर को अटैक स्टार्ट होता है और 9 नवंबर को ये लोग तालिबानियों के गढ़ मजर ए शरीफ सिटी एक है उसको कैप्चर करते हैं। उसके 4 दिन बाद 13 नवंबर को यूएस अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटा देता है और उसके नेक्स्ट मंथ ही अफगानिस्तान की मेजॉरिटी एरिया जो थे कंधार वगैरह, यूएस उस पर कंट्रोल ले लेता है। और ये जो मुल्ला उमर, तालिबान के जो बाकी लीडर थे, ओसामा बिन लादेन, ये सब अफगानिस्तान के अंदर ही भाग के छुप जाते हैं और एक तरीके से एक अनसेट कम्युनिकेशन में तालिबान को डिफीटेड मान लिया जाता है। लेकिन यूएस मेनली जिस चीज के लिए आया था, यानी कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने, उसको पकड़ने, वो नहीं हो पाया था। अब यूएस का अफगानिस्तान में आने का एक ही गोल था और वो था अलकायदा को खत्म करना और ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। लेकिन ओसामा उनकी रीच से बिल्कुल बाहर था। ओसामा बिन लादेन को तो यूएस ढूंढ ही रहा था, लेकिन साथ साथ में दिसंबर 2001 में यूएस ने अपने हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट एक अफगानिस्तान में बना दी। प्रॉपर इलेक्शन हुए और हामिद करजाई को 55.4% वोट मिले और वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। ये पूरा प्रोसेस यूएस ने करवाया और यूएस के हिसाब से ही प्रेसिडेंट भी चलते थे। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में तालिबान के लोगों को अलग रखा गया। हालांकि पूरी दुनिया में लोगों ने यह कहा कि यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी वहां के सिटीजन ही है, लेकिन यूएस नहीं माना और ये चीज आगे चल के फिर से यूएस को नुकसान देती है। सेम ईयर 2003 में यूएस ने इराक पे इन्वेड कर दिया और यहां से यूएस का जो फोकस था वो 2 जगह पे शिफ्ट हो गया था। और ओसामा जिसने 9/11 करवाया था, जैसे ही यूएस का फोकस इराक की तरफ जाता है, तालिबान फिर से यूनाइटेड होने लगते हैं। पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है जिसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया FATA कहते हैं। यहां पे तालिबान फिर से इकट्ठा होकर यूएस के खिलाफ तैयारी शुरू कर देते हैं। मुल्ला उमर जो काफी टाइम से छुपा बैठा था, उसके भी स्टेटमेंट बाहर आने शुरू हो जाते हैं और इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान IMU और अलकायदा से अलायंस करके अपनी तैयारी बहुत ही तेजी से शुरू कर दी यूएस के खिलाफ। दूसरी तरफ जो यूएस ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई थी, कहा जाता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब पैसा खाने में लगे हुए थे। डेवलपमेंट के नाम पे हर सरकारी अफसर ये टारगेट कर रहा था कि यूएस से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लिया जाए। कोई काम नहीं हो रहा था। इस चीज को तालिबान ने लोकल लोगों में और फैलाया, काफी अच्छे से प्रोपेगेट किया, जिससे जो लोकल जनता थी उसके मन में भी थोड़ा गुस्सा था। अब इसके बाद तालिबान ने धीरे धीरे वापस से अफगानिस्तान का एरिया लेना चालू कर दिया। अब आप कहोगे कि जब तालिबान ये सब एरिया ले रहा था तो यूएस उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो तो उनको रोक सकता था। देखिए, यूएस की आर्मी का फोकस इराक में था और जो आर्मी अफगानिस्तान में लगी थी वो सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि आर्मी सिर्फ मेन सिटीज में सिक्योरिटी देख रही थी। तो तालिबान ने क्या किया कि जो पिछड़े इलाके जहां पे यूएस की आर्मी नहीं थी, वहां पे वापस से कब्जा स्टार्ट कर दिया और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, उसके पैरेलली एक अपनी शैडो गवर्नमेंट चलानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत यूएस के लिए यह थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर सील नहीं था, तो यूएस अगर अटैक करता भी था तो तालिबानी पाकिस्तान में चले जाते थे और पाकिस्तान की जमीन पे यूएस अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे यूएस को समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान में बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने एलाइज की मदद ली। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, इन सब ने भी अपनी आर्मीज भेजी। कनाडा की जो आर्मी थी वो कंधार में भेजी गई। यूके की आर्मी अफगानिस्तान के हेमलैंड प्रोविंस में भेजी गई। अब देखिए, यूएस और नेटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन इनसे गलतियां भी बहुत हुई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी वो इनके खिलाफ होती जा रही थी डे बाई डे। मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया, जिससे अफगानिस्तान सिटीजन की डेथ हो गई। लोगों ने पत्थरबाजी की तो वहां पे यूएस आर्मी ने 20 सिविलियंस को मार दिया। ऐसे ही मार्च 2007 में शिनवर जो है, वहां पे यूएस आर्मी पे तालिबानियों ने हमला किया। वहां पे भी यूएस आर्मी ने क्या किया, सिविलियंस पे गोली चला दी, 12 सिविलियंस मारे गए। सितंबर 2009 में कुंडुज में तालिबानियों ने 2 ऑयल टैंकर को हाईजैक कर लिया। इसके जवाब में नेटो ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जिसमें 179 लोग मारे गए और इसमें 100 से ज्यादा सिविलियंस थे। और जब बाद में सिविलियंस का पता चला तो जर्मनी को आखिरी में आके विक्टिम की जो फैमिलीज थी उनको $5,000 कॉम्पनसेशन देना पड़ा। 2008 में हस्का महीना में यूएस ने एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें यूएस से गलती से एक शादी पे बॉम्ब गिर गया था, जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियंस मारे गए थे। ये सारी चीजें तो चली रही थी। फिर आता है जुलाई 2010, जिसमें विकीलीक्स ने अफगान वॉर से रिलेटेड यूएस गवर्नमेंट के 90,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। इसमें से कई डॉक्यूमेंट से पता चला कि कैसे नेटो ने सिविलियंस को मारा था और बाद में झूठ बोल के उन इंसिडेंट्स को कवर अप किया था। इसकी वजह से दुनिया भर में अफगानिस्तान में यूएस इन्वॉल्वमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी उनको ये लगने लगा कि यूएस आर्मी जो है, उनके मन में अफगानिस्तानी लोगों और उनके कल्चर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है।